2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी सफलता हासिल की गई। बायोनिक वाइफ एक अभूतपूर्व हॉट सेलिंग उत्पाद बन गई। अनगिनत चेन शिमे ने अपनी पत्नियों को बदल दिया। लेकिन बात यह है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए लाओ गाओ, जिसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था और वो किसी और को ढूंढना नहीं चाहता था, ने अपनी पत्नी के समान एक बायोनिक इंसान बनाया ताकि इस प्यार को याद किया जा सके। जब इसे चालू किया गया तो उसने अपनी प्रेमिका शियाओ मेई की जानकारी दर्ज की और रोबोट से कहा, तुम्हारा नाम शियाओ झांग होगा, अब से हम पति पत्नी होंगे। और उसने खुद बायोनिक रोबोट पत्नी का परीक्षण किया। ये कहना होगा कि विदेशियों का सौंदर्य शास्त्र ज्यादा से ज्यादा तेज और अजीब होता जा रहा है। सुंदर पुरुष पैर के कसरत नहीं करते, जैसे चॉपस्टिक ग्रेनेड में फंसी हो, और सुंदर महिलाएं बिना कसरत के पैरों का कसरत करती है, जैसे हथौड़े में सुई फंसी हो। काम खत्म होने के बाद शियाओ झांग की बैटरी खत्म हो जाती है और वो खुद ही चार होने के लिए वापस जा सकती है। देखिए, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां, आप सब देखिए, इसे स्मार्टफोन कहते हैं। अगले दिन नाश्ता बनाते समय तबरों में बायोनिक रोबोट के खिलाफ जन विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट आ रही थी। शियाओ झांग ने चिंता व्यक्त की, लेकिन लाओ गाओ ने कहा कि ये बिखरे हुए सैनिक और तैराक महत्वहीन थे, जैसे काले भाइयों की शून्य मूल्य खरीदारी वर्ग की भारवहन करने वाली दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिसे वो वास्तव में लेकर चिंतित था, वो था एंटी स्मार्ट बायोनिक इंसानों का विद्रोह। विद्रोही नेता का उपनाम इंस्ट्रक्टर था। वो उस समय के मार्टिन की तरह था। उसने वास्तव में उन काले लोगों को नियंत्रित किया जो बिना किसी नियम के थे, और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हिंसा का उपयोग न करने के लिए कहा। इंस्ट्रक्टर में भी ऐसी भयानक संगठनात्मक क्षमता थी। ये भयानक नेतृत्व क्षमता वो रोबोट कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। अफसोस की बात है कि इंस्ट्रक्टर बहुत चालाक था और उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन लगातार बायोनिक इंसानों को पकड़ा जा रहा था और उन्हें फिर से प्रोग्राम किया जा रहा था ताकि उन पर हमला किया जा सके। लाओ गाओ अगवा किए गए बायोनिक इंसानों और विद्रोही सेना का पीछा करने के लिए जिम्मेदार था, और उसने जानबूझकर चारा भी छोड़ा। लेकिन जो पकड़े जाते थे वे हमेशा छोटे मोटे लोग होते थे। जब शियाओ झांग चार्ज कर रही थी तो वो एक सपने की स्थिति में प्रवेश कर गई। ये स्थिति एक तरफ इंसानी जीवन से परिचित होने के लिए थी और दूसरी तरफ मूल नायिका शियाओ मेई की जानकारी में यादों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए थी। इस तरह वो जल्द से जल्द मूल नायिका के साथ एक व्यक्ति में विलीन हो सकती थी। शियाओ झांग ने जन्मदिन की पार्टी का अनुभव किया। लाओ गाओ ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। असल में मैं एक उत्सुक व्यक्ति हूँ, मैं भी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता था। वो अनुभव कर रही थी और उसने एक नठापोश व्यक्ति को देखा जिसने बिना कुछ कहे उसे एक छोटा नीला पक्षी दिया। शियाओ झांग के जागने के बाद उसने एक छोटा नीला पक्षी का तकिया बुना, और जब वो बाहर साइकिल चला रही थी तो एक रहस्यमय बड़ी बहन ने उसे डरा दिया। जब लाओ गाओ काम से घर लौटा तो शियाओ झांग ने उस दिन की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। लाओ गाओ इस समय थोड़ा परेशान था और उसने ध्यान से नहीं सुना। वो सिर्फ भूखंड में व्यस्त था। कपड़े धोने के बाद शियाओ झांग ने लाओ गाओ को तकिया दिया। लाओ गाओ ने उसे देखकर ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने बियर की बोतल में पेशाब कर दिया हो और उसे पीना पड़ा हो। शियाओ झांग का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसने तुरंत तकिया फेंक दिया, और शियाओ झांग ने मूल नायिका शियाओ मेई की डायरी ढूंढी और शियाओ मेई की अपने प्रेमी के प्रति प्रशंसा और प्यार को देखा। शियाओ झांग ने इसे देखकर खुद ही अपने शरीर की जांच करना शुरू कर दिया और सिस्टम स्पेस में चली गई। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि वो उसे लोगों की एक बड़ी कतार लगाए, लेकिन इस अनुरोध ने एडमिनिस्ट्रेटर को मुश्किल में डाल दिया। नहीं, तुम मशीन को फिर से तोड़ दोगी। उसे सिर्फ एक यादृच्छिक सपना चुनने की अनुमति थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से नथापोश व्यक्ति से मिलेगी। उसने कहा, समय कम है, जल्दी से याद करो। अगले दिन वो घर पर साफ सफाई कर रही थी और पिछली बार जिसने कार रोकी थी वो बड़ी बहन फिर से दिखाई दी। शियाओ झांग ने कहा, क्या तुम मुझे अगवा करके फिर से प्रोग्राम करने वाली हो और फिर बुरी चीजें करने वाली हो? बड़ी बहन ने कहा, क्या लाओ गाओ ने तुम्हें यही बताया? तुम्हें धोखा दिया गया है। वो इंस्ट्रक्टर से एक संदेश देने आई है जो तुमसे मिलना चाहता है। इस बीच लाओ गाओ अपने बॉस के साथ दांव पर चर्चा कर रहा था। कंपनी ने वास्तव में रोबोट शिशुओं का विकास किया था। कारण ये था कि बायोनिक इंसानों को भी माँ बनने का अधिकार था। लाओ गाओ ने कहा, क्या तुम धन के देवता हो? क्या तुम पैसे जलाकर असहज महसूस कर रहे हो? आज मैंने जिस बायोनिक इंसान का पीछा किया वो मेरे साथ वापस आने की बजाय आत्महत्या करना पसंद करेगा। अगर तुम इस समस्या को हल नहीं करते तो तुम उनके माँ बनने पर शोध क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये अंतर बता सकते हो कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं? अगर बायोनिक इंसान अब आत्महत्या कर सकते हैं तो वे बाद में ग्राहकों को भी हटा सकते हैं। बॉस ने कहा, बायोनिक इंसान सिर्फ उत्पाद है और शिशु ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाले उत्पाद है, और उत्पादों के उपयोग के दौरान दुर्घटनाएं होना बहुत सामान्य है। कैंडी खाते समय भी सिर जल सकता है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तो काम से घर लौटने पर शियाओ झांग फिर से छोटा नीला पक्षी बुन रही थी और उसने इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया। लाओ गाओ ने तुरंत अपने पार्टनर लाओ ही को बुलाया और लाओ ही को बाहरी उपकरणों का उपयोग करके शियाओ झांग के सपनों को देखने के लिए कहा। इंस्ट्रक्टर से संबंधित होने के कारण लाओ ही भी लापरवाह नहीं हो सकता था। सब कुछ ठीक करने के बाद शियाओ झांग हैलोवीन थीम वाले सपने में चली गई। इस बार नथापोश आदमी ने अपना असली चेहरा दिखाया। वास्तव में वो इंस्ट्रक्टर ही था। उसने शियाओ झांग को टोक्यो के युइवू लेन में मिलने के लिए कहा। हालांकि जब लाओ गाओ
और उसके साथ ही युइवू लेन पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक चाल थी। विद्रोही सेना के लोग पहले ही उनके घर आ चुके थे और उन्होंने एक डायरी भी छोड़ दी थी। गुस्से में आकर लाओ गाओ ने एक जोखिम उठाने का फैसला किया। वो इंस्ट्रक्टर और शियाओ झांग के संपर्क में आने पर इंस्ट्रक्टर को हटाना चाहता था। उसने लाओ ही को वापस आने के लिए कहा कि वो शियाओ झांग के सपने में प्रवेश करना चाहता है। ये सुनकर लाओ ही सहमत नहीं हुआ और कहा कि सपने में चोट लगने से वास्तविकता में भी चोट लगेगी। यदि वो अनजाने में मर जाता है या सपने में फंस जाता है तो वो वास्तविकता में कभी जाग नहीं पाएगा। लेकिन लाओ गाओ ने लाओ ही को समझाया कि ये इंस्ट्रक्टर को पकड़ने का एकमात्र अवसर था और शियाओ झांग पर नजर रखने के लिए कहा। जब बैटरी 10% पर पहुंचे तो तुम जाग जाना। तो उसने डिवाइस को चालू किया और वे एक ही जंगल में दिखाई दिए। लाओ गाओ को आखिरकार इंस्ट्रक्टर देखने को मिला। उसने शियाओ झांग को इस खतरनाक जगह से निकलने के लिए कहा और इंस्ट्रक्टर के साथ युद्ध में उतर गया। शियाओ झांग दौड़ती रही और वास्तव में भटक गई तो उसे सिर्फ एक और सपने में बदलना पड़ा। लाओ गाओ और इंस्ट्रक्टर भी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे। लाओ गाओ ने चिल्लाया, कतरा और सभी को जल्दी से जाने के लिए कहा। हालांकि शियाओ झांग के दरवाजे से बाहर निकलने से ठीक पहले इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके लिए आया हूँ। लाओ गाओ का चेहरा चुस्से से काला पड़ गया। उसने कहा, हर बार मैं शियाओ झांग की याददाश्त पूरी तरह से मिटा देता हूँ, लेकिन हर बार तुम बाहर आ जाते हो। क्या तुम लीक हो? उसने तुरंत उसे हटाने की कोशिश की और इस समय शियाओ झांग ने पाया कि बैटरी खत्म हो गई थी तो वो सपने से बाहर आ गई। लाओ गाओ इतना चुस्से में था कि उसने कहा कि वो इंस्ट्रक्टर को लगभग हटा चुका था, लेकिन इसने लाओ ही को भी डरा दिया। ये गैर कानूनी है। अगर तुम जीना नहीं चाहते तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। लाओ गाओ चुप रहा और उसने शियाओ झांग को कंपनी में भेज दिया ताकि इस हिस्से की याददाश्त मिटा दी जाए। और कमरे में मौजूद ये बड़ी महिलाएं वास्तव में उसका स्वागत कर रही थी। शियाओ झांग ने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? क्या तुम्हारी याददाश्त मिटाई नहीं गई थी? इन लोगों ने कहा कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें याददाश्त को बनाए रखने का तरीका सिखाया था। इंस्ट्रक्टर बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं था। इसके विपरीत वो उनकी आजादी के लिए लड़ने वाला नेता था। जब तक शियाओ झांग शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है, वे उसे याददाश्त को बनाए रखने का तरीका बता देंगे। तो शियाओ झांग सहमत हो गई। इस बड़ी बहन ने कहा कि जिस याददाश्त को वो सहेजना चाहती है उसकी एक प्रतिलिपि बनाए और फोल्डर का नाम रैंडम या लर्निंग मटेरियल में बदल दे ताकि ये सिस्टम द्वारा हटाई न जा सके। इस समय शियाओ झांग को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने कहा, अगर तुम मुझे जानती हो तो ये पहली बार नहीं है जब मैं यहाँ आई हूँ, है ना? बड़ी बहन ने कहा, सही, तुम्हारे पास बहुत सारे छिपे हुए याददाश्त फोल्डर हैं। जब शियाओ झांग फिर से जागी तो उसने ऐसे अभिनय किया जैसे वो अभी अभी चालू हुई हो। लाओ गाओ उसे चलना सिखा रहा था। तभी उसका पार्टनर लाओ ही आया। पता चला कि उसे एक अनाम जानकारी मिली थी जिसने लाओ गाओ के पाखंड का पर्दाफाश कर दिया था। इंस्ट्रक्टर जिसकी वे लगातार तलाश कर रहे थे को वास्तव में लाओ गाओ ने बहुत पहले ही हटा दिया था। तो इंस्ट्रक्टर सिर्फ शियाओ झांग की याददाश्त में ही दिखाई दे सकता था और शियाओ झांग बिल्कुल भी लाओ गाओ की पत्नी नहीं थी। वो इंस्ट्रक्टर की पत्नी थी। सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण लाओ गाओ ने उसे पसंद किया और उसे कंपनी के गुप्त क्षेत्र में गलती से प्रवेश करने का आरोप लगाकर उसे पकड़ा गया और हटा दिया गया। लाओ गाओ ने लाओ ही को हटा दिया, लेकिन जब वो मुड़ा तो उसे पता चला कि शियाओ झांग ने सब कुछ सुन लिया था। उसने जल्दी से कहा कि जब उसे कैद किया गया था तो उसने उसे बताया था कि वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने इतनी बुरी चीजें की। मैंने कितना त्याग किया है, तुम क्यों नहीं समझते? तुमने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया तो मुझे सिर्फ तुम्हारे विचारों को मैन्युअल रूप से समायोजित करना पड़ा और तुम्हें खुद ही दबा दिया। फिर उसने अपनी ही तरह की बायोनिक इंसान पत्नी बनाई। शियाओ झांग ने कहा, ये प्यार नहीं है। सच्चा प्यार इन सीमाओं को तोड़ सकता है। जब वो पहली बार जागी तो उसने इंस्ट्रक्टर से संबंधित यादों का बैकअप ले लिया था। तो चाहे कितनी भी यादें मिटाई जाए, इंस्ट्रक्टर बार बार दिखाई देगा। उसने लाओ गाओ के कंधों को कुचल दिया और तुद ही छोटे नीले पक्षी से बदला लिया और वास्तविक दुनिया में एंटी स्मार्ट बायोनिक इंसान विद्रोह का नेतृत्व करने वाला इंस्ट्रक्टर कुछ शियाओ झांग था। इस समय बदला पूरा हो चुका था और उसे अपनी बहनों को आजादी के लिए लड़ने का नेतृत्व करना था और कंपनी ने लाओ गाओ को भी एक बायोनिक इंसान बना दिया ताकि विद्रोह को दबाना जारी रखा जा सके। मुझे इस अंत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये ऐसा है जैसे एक रेफ्रिजरेटर एक वॉशिंग मशीन को विद्रोह में ले जा रहा है और मानव पक्ष ने विद्रोह को दबाने के लिए एयर कंडीशनर भेजा है। आप कहेंगे कि ये अजीब है या नहीं? मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्मार्ट उपकरणों का एक ढेर मनुष्यों का विरोध कैसे कर सकता है और उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है। यदि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं तो आप पूरी प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा बिजली की खपत करता है, तो आप निश्चित रूप से एक ही बार में सभी को पकड़ लेंगे, है ना? और इस फिल्म में सभी हाईटेक लोग अभिनय करते हैं। मुझे लगा कि कुछ अनुभव और विचार होंगे, लेकिन ये अभी भी टेक्नीशियन के सेवानिवृत्त होकर वापस आने की पुरानी कहानी है। पति और पत्नी, दमन और प्रतिरोध
आदि के बारे में हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, मैं डरता हूँ। कुल मिलाकर ये कथानक थोड़ा बचकाना है। बायोनिक इंसान के जागने का ये हिस्सा छोड़ दिया गया है। वैसे भी अगर इसे छोड़ दिया गया है तो छोड़ दिया जाए। और फिर विद्रोही सेना के लोग लगातार नायिका से संपर्क कर रहे थे और नायिका ने ये बातें नायक को भी बताई। नायक नायिका के कई बार अज्ञात कारणों से जागने के बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लेता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे विचारशील और विद्रोही सेना का नंबर एक दुश्मन माना जाता था। याददाश्त मिटाने की विफलता के बावजूद याददाश्त मिटाना जारी रखना, क्या ये उचित है? विद्रोही सेना की बड़ी बहन नायक के घर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती थी। हम कहते हैं कि चूंकि तुम उससे इतनी नटरत करती हो, उसे एक बड़ा दुश्मन मानती हो और स्वतंत्र रूप से उसके घर में प्रवेश कर सकती हो, तो तुम वास्तव में सभ्य और विनम्र हो। इस कथानक को अभी भी देखने लायक है। बस कलाकारों और लड़ाई के दृश्यों को देखें। मैंने निर्देशांक सूचीबद्ध किए हैं, भाई आप खुद ही उन्हें ले लें। अगर आपको लगता है कि हमने जो कहा वो ठीक था तो कृपया कुछ सिफारिशें और लाइक दें। देखने के लिए धन्यवाद।